तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? इंडिकेटर इंडिकेट करता है एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन को, या फिर कह सकते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट को। अब आप बोलोगे सर एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? ये बेटा वो पॉइंट होता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सर जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चों क्या है, आपके पास मान लीजिए फ्लास्क है ना। क्लियर है? इस फ्लास्क में मान लीजिए बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है मान लीजिए मैंने नॉर्मलिटी ले ली बच्चों 2, और वॉल्यूम ले लिया बेटा, नॉर्मलिटी ले ली मान लो 3 और वॉल्यूम ले लिया बेटा मैंने 1 लीटर, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है, तो अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालू बच्चों एसिड के, तो आएंगे N1V1 कितना आएगा, 3 into 1 कितना आ जाएगा, 3, तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं। अब ऊपर से बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से बेस डाल रहा हूँ। तो सोचो जब ऊपर से बेस आएगा तो एसिड क्या होगा बच्चों, न्यूट्रलाइज होगा। ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूँ, बेस डाल रहा हूँ, है ना। अब मान लो जो बेस है उसकी नॉर्मलिटी मान लीजिए बच्चों 1 है ना। और मान लीजिए मैंने ऊपर से बेस डाला, कितना लीटर बेस डाला, मान लीजिए ऊपर से मैंने 1 लीटर बेस डाल दिया, मान लीजिए 1 लीटर बेस डाल दिया, तो बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए बेटा, 1 into 1, N2 into V2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ऊपर से बेस आया और नीचे एसिड पड़ा हुआ 3 ग्राम इक्विवेलेंट, और ऊपर से बेस कैसा आया बेटा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो एसिड और बेस आपको पता है आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, अभी बताया था मैंने ऊपर। तो जब बेस ऊपर से आ रहा है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को तो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो अभी एसिड का कितना ग्राम इक्विवेलेंट बचा हुआ है, तो सोचो। वॉल्यूम मैंने 2 लीटर कर दिया, अगर मैं वॉल्यूम 2 लीटर कर दूंगा तो N2V2 कितना हो जाएगा, 1 into 2, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ऊपर से 2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया है, तो एसिड कितना था, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अभी 2 से 2 न्यूट्रलाइज हो गया, अभी भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या बचा हुआ बेटा, एसिड बचा हुआ है। आप सोचो ऊपर से मैंने बेस क्या कर दिया बेटा, एक और डाल दिया, 3 लीटर डाल दिया मान लो, नॉर्मलिटी थी तो 1, और वॉल्यूम कितना हो गया, 3 लीटर। तो 1 into 3 कितना हो गया, 3। तो अब बताओ बेस ऊपर से आया 3 ग्राम इक्विवेलेंट, और बच्चों एसिड भी कितना है नीचे, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बताओ बेस ने एसिड को कंप्लीटली बच्चों न्यूट्रलाइज कर दिया ना। अब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर आ गए। एक रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट इक्वली रिएक्ट करते हैं। अब जितने एसिड के थे उतने ही ऊपर से क्या आ गए बेटा, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए ना। तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब बताओ एसिड बचा हुआ है, नहीं सर अब नहीं बचा हुआ है, क्योंकि जितने एसिड के थे उतने ही बेस के आ चुके हैं ऊपर से। अब सोचो अगर बेस की एक और ड्रॉप नीचे आएगी, तो बेस को अब एसिड तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि खत्म हो चुका है। तो हमें कैसे पता लगेगा, और एनएच डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा, तो बच्चों सॉल्यूशन बेसिक होता जाएगा ना, क्योंकि एसिड तो खत्म हो चुका है, तो हमको पता ही नहीं लगा कि रिएक्शन क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई होगी, जब एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गए होंगे, बराबर। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट 3 थे, तो ऊपर से भी अगर 3 ग्राम इक्विवेलेंट आ गए होंगे, तो रिएक्शन क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? अब हमें कैसे पता लगेगा सर कहाँ रुकना है, कहाँ पर एंड पॉइंट आ गया, कहाँ पर ये आपको पता लग गया एंड पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट, जहां पर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो गया एसिड और बेस के, इसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं ना। अब सुनना ध्यान से बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया इंडिकेटर, क्या डाल दिया, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर डालने से क्या होगा, जैसे अब बेस आ रहा था ऊपर से, अब जैसे जैसे बेस आ रहा था एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा था। एक टाइम आएगा जब एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो गए, मतलब जितना एसिड पड़ा हुआ था उतना ही ऊपर से कौन आ चुका है, बेस आ चुका है। तो एसिड अब उसमें क्या हो गया, खत्म हो चुका है। अब जैसे ही खत्म हो गया और नेक्स्ट रो बेस की आएगी, तो जैसे ही बेस नीचे आएगा वो देखेगा यार एसिड तो है ही नहीं, किसको न्यूट्रलाइज करो। अब एसिड तो उसको मिला ही नहीं सॉल्यूशन में क्योंकि वो खत्म हो चुका है। तो जो बेस आएगा वो किसके पास पहुंचेगा, वो पहुंचेगा इंडिकेटर के पास, किसके पास, इंडिकेटर के पास। और जैसे इंडिकेटर के पास जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और कलर आ जाएगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन में कलर आया, कोई कलर चेंज हुआ, तो हमें पता लग गया बच्चों कि रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि कब तक कलर चेंज नहीं होगा, जब तक एसिड पड़ा हुआ था नीचे, क्योंकि बेस जो था वो एसिड के साथ रिएक्शन कर जा रहा था। और एक इतना अमाउंट डाल दिया बेस का कि एसिड खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट ग्रुप जैसे ही बेस की आएगी, एसिड तो मिला नहीं उसको सॉल्यूशन में, तो वो किसके पास जाएगा, इंडिकेटर के पास, और कलर चेंज हो जाएगा। तो रिएक्शन का जैसे ही कलर चेंज हुआ है हम लोगों को समझ में आ गया कि एंड पॉइंट या क्या आ गया बेटा, इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है ना। इंडिकेटर होते क्या है बेटा, इंडिकेटर होते हैं ऑर्गेनिक वीक एसिड और वीक बेस। वीक लगाने, ऑर्गेनिक बोल दिया तो वीक लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनिक के जितने भी एसिड और बेस है वो सब वीक है। तो देखो यहाँ पर पढ़ो क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक
वीक एसिड और वीक बेस दैट इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं टाइट्रेशन, ये एसिड बेस टाइट्रेशन ना, बाय विजुअल चेंज इन कलर। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, जो एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट को बताते हैं ना टाइट्रेशन की। एवरी इंडिकेटर हैज डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। हर इंडिकेटर का एसिडिक और बेसिक मीडियम में कलर क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। दे चेंज देयर कलर इन ए सर्टेन पीएच। हर इंडिकेटर एक सर्टेन पीएच रेंज में ही क्या करता है बेटा, काम करता है। क्लियर है? हर इंडिकेटर बच्चे एक सर्टेन पीएच रेंज में ही क्या करता है, काम करता है। और वो सर्टेन पीएच रेंज क्या है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो हर इंडिकेटर एक सर्टेन पीएच रेंज में ही क्या करता है बेटा, काम करता है ना। तो इंडिकेटर आपसे पूछ सकते हैं क्या हो सकते हैं, इंडिकेटर क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक, वीक एसिड और वीक बेस, जो एंड पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? ये हम लोग इसको सही कर। तो अब हम लोग के पास दो इंडिकेटर है। एक आपके पास क्या है बेटा, मिथाइल ऑरेंज, और एक आपके पास एचपीएच मतलब होता है फिनोक्सिलिन, है ना। एमईओएच का मतलब क्या होता है बेटा, मिथाइल ऑरेंज। ये दो इंडिकेटर मैं ले रहा हूँ। और एचपीएच का मतलब क्या होता है बेटा, फिनोक्सिलिन, है ना। फिनोक्सिलिन कैसे बना है बेटा, फिनोक्सिलिन बना है, ये ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं, फिनोल प्लस थैलिक एनाइडाइड, है ना। फिनोक्सिलिन बन जाएगा फिनोल प्लस थैलिक एनाइडाइड, तो फिनोक्सिलिन, फिनोल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड, है ना। अब देखो ये मैंने क्या कहा कि हर इंडिकेटर का एसिडिक और बेसिक मीडियम में बेटा कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब वो कलर क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी, फिनोक्सिलिन की। देखो फिनोक्सिलिन को डिनोट कर रहे हैं एचपीएस से। एक सेकंड। एमयूएच हो गया बेटा मिथाइल ऑरेंज, और एचपीएच हो गया बेटा फिनोक्सिलिन। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैंने फिनोक्सिलिन लिया, तो फिनोक्सिलिन क्या होता है बेटा, एचपीएच। अब मान लो ये कैसे आयनाइज हो रहा है, एच प्लस में और पीएच माइनस में, है ना। तो बच्चों जो ये फिनोक्सिलिन है ना, ये तो होता है कलरलेस। जो ये फिनोक्सिलिन होता है ये कैसा होता है बेटा, कलरलेस। कलरलेस। और पीएच माइनस का कलर होता है बेटा पिंक। तो फिनोक्सिलिन तो होता है कलरलेस, और पीएच माइनस कैसा होता है बेटा, पिंक। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो अब देखो एसिडिक और बेसिक मीडियम में देखते हैं हम लोग क्या कलर होगा और क्या नहीं होगा। एक चीज बेटा आप लोगों को ये पता लग गया, एक कलरलेस और एक पिंक है। आपको कैसे याद रहेगा कि सर कौन सा कलरलेस है और कौन सा पिंक था। तो उसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ बेटा। जो आयनाइज पार्ट होता है ना, वो डीपर इन कलर होता है। जो आयनाइज पार्ट होता है वो कैसा होता है, डीपर इन कलर। तो आयनाइज पार्ट कौन सा, पीएच माइनस, तो इसका कलर अब कलरलेस और पिंक में से कौन डीप होगा, ऑब्वियस सी बात है पिंक ही है ना। तो ये एचपीएस तो हो गया कलरलेस, और पीएच माइनस क्या हो गया, पिंक। कोई दिक्कत नहीं है ना। जो बेंजीन रिंग कंटेन करता है ना बेटा, या जो नॉन आयोनाइज पार्ट होता है उसे बोलते हैं बेंजीनोइड। तो इस पार्ट को बोलूंगा, इसमें बेंजीन नंबर होती है, इसे बोलते हैं बेंजीनोइड। और जो एनायन वाला पार्ट बनता है उसे बोलते हैं क्विनोनोइड। ये हो गया बेंजीनोइड, और ये क्या हो गया, क्विनोनोइड। तो बेंजीनोइड क्या होता है, जो अनआयनाइज्ड पार्ट होता है वो कलरलेस हो गया। और जो आयनाइज्ड पार्ट होता है उसे बोलते हैं बेटा क्विनोनोइड, वो कैसा हो गया, पिंक, है ना। तो मैंने क्या बताया, जो आयन का कलर होता है वो कैसा होता है, डीपर इन कलर होता है। तो कलरलेस पिंक में से पिंक किसका हो गया बेटा, आयन का। अब सोचो बेटा एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या होगा, हम लोग देखते हैं ना। तो अगर मैं बात करता हूँ एसिडिक मीडियम की, सोचो एसिडिक मीडियम। तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक मीडियम में एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। अब एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो बताओ कि लीचेटर प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो बताओ क्या बनेगा, एचपीएच की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एचपीएच की कंसंट्रेशन बेटा बढ़ जाएगी, तो कैसा आ जाएगा, कलर, है ना। और इसी तरीके से सोचो अगर मैं बेसिक मीडियम लेता हूँ बेटा,
तो बेसिक मीडियम में क्या होगा बेटा, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। उससे क्या होगा, ये जो H प्लस है ना, ये जो H प्लस है, ये किसके साथ भाग जाएंगे, OH माइनस के साथ, पानी पानी हो जाएंगे, पानी बना लेंगे ना। तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जो कि क्या करेगा, H प्लस को अपने साथ भगाकर ले जाएगा। तो अगर H प्लस इसके साथ भाग गया तो क्या होगा, देखो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। ये भाग गया ना, अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, उसको मैनेज करने के लिए फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो बेटा पीएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। और पीएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कैसा कलर आएगा, पिंक। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा, क्या आ गया आपको समझ में, आपको समझ में आ गया बेटा कि यहाँ पर जो कलर आ रहा है वो एसिडिक बेसिक मीडियम में अलग अलग आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एसिडिक मीडियम में तो फिनोक्सिलिन कौन सा कलर दे रहा है, कलरलेस। और बेसिक मीडियम में कौन सा आ रहा है बेटा, पिंक। क्लियर है। ऐसे मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज को मैंने देखो कैसे तोड़ दिया, ये मैंने लिया मिथाइल ऑरेंज। तो ये हो गया MeOH, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया बेटा Me+, और किसमें, OH माइनस में। अब सुनना, मैंने क्या कहा कि देखो इनमें से एक का कलर होता है रेड, एक का होता है येलो। किसका रेड किसका येलो ये आपको याद हो जाएगा। आप खुद सोच के देखो रेड और येलो किसका हो सकता है। मैंने कहा था आयन का कलर होता है वो डीपर होता है। आयन का कलर कैसा होता है बेटा, डीपर होता है। तो आयन यहाँ पर कौन है, Me+, तो डीपर कलर क्या होगा, रेड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो येलो किसका हो गया, MeOH का। MeOH का हो गया येलो, और Me+ का कैसा हो गया, आयन का डीपर हो गया ना। तो मैंने कहा था अनआयनाइज जो पार्ट होगा उसे तो मैं क्या बोलूंगा, जो अनआयोनाइज पार्ट आएगा बेटा उसे हम लोग बोलेंगे बेंजीनोइड, और जो आयनाइज पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूनिनोइड। क्लियर। अब आप देखो कि हम लोग एसिडिक और बेसिक मीडियम में देखते हैं क्या हो गया। अब आप खुद देखो, अगर मैं कौन सा मीडियम लेता हूँ बेटा, एसिडिक मीडियम है ना। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा बेटा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये जो OH माइनस है, ये वाले, ये वाले इन OH माइनस को ये भगा कर ले जाएगा। अब OH माइनस को भगा कर ले गया तो क्या हुआ, H प्लस प्लस OH माइनस क्या बना दिया, पानी। तो बताओ OH माइनस क्या हो गए, कम। तो ली चैटर्न क्या कहता है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो बेटा कौन सा कलर आएगा, रेड कलर। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, रेड। और अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, तो बेसिक मीडियम में सोचो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन कहाँ जानी है, बैकवर्ड। और बैकवर्ड रिएक्शन जानी है तो बताओ किस तरह की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये तो आप लोग देखते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना बेटा। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं ना। तो एक हो गया फिनोक्सिलिन और एक हो गया बेटा मिथाइल ऑरेंज। क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फिनोक्सिलिन में क्या क्या कलर था, कलरलेस और पिंक। और मिथाइल ऑरेंज में क्या था बेटा, येलो और रेड। मैंने क्या कहा था, जो आयन का कलर होगा वो डीपर इन कलर होगा, और आयन वाले वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्यूनेनॉइड, और जो अनआयनाइज पार्ट है उसे बोल देंगे बेंजीनॉइड, है ना। चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग। तो इंडिकेटर किसको इंडिकेट करता है बेटा, एंड पॉइंट को। ऑर्गेनिक वीक एसिड और वीक बेस, है ना, दैट इंडिकेट एंड पॉइंट। हर इंडिकेटर का एसिड बेस में कलर डिफरेंट और एक सर्टेन पीएच रेंज में काम करते हैं, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिनोक्सिलिन आपको समझ में आ गया। मिथाइल ऑरेंज आपको समझ में आ गया। अब देखो बेंजीनोइड कौन सा पार्ट होता है जिसमें बेंजीन रिंग कंटेन होती है, ये कौन सी रिंग है, बेंजीन। तो जिसमें बेंजीन रिंग आ रही होगी वो अनायनाइज पार्ट होता है, उसको से बोलते हैं बेंजीनोइड। और जिसमें क्विन वाला पार्ट आ रहा होगा, क्विनोन बोलते हैं ना, अगर आपको पता हो तो। बेंजो क्विनोन आप लोग पढ़कर आए होंगे ये, इस तरीके से, है ना। तो ये क्विन वाला पार्ट हो गया ना। तो क्विन वाले पार्ट कौन कौन सा होता है बेटा, आयनाइज पार्ट होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विनोनोइड, है ना। क्विनोनोइड तो एक बेंजोनोइड हो गया। और ये हो गया बेटा नॉन बेंजोनोइड की जगह इसको तो क्या लिख देते हैं हम लोग, क्विनोनोइड। तो इससे हम लोग कौन सा पार्ट कह सकते हैं, क्विनोनोइड, है ना। क्लियर। ये कैसा पार्ट होता है बेटा, नॉन आयनाइज वाला पार्ट होता है।
और ये कैसा पार्ट होगा बेटा, आयोनाइज वाला पार्ट। और ये कैसा होता है, डीपर इन कलर, डीपर इन कलर। तो इस तरीके से आप लोग इंडिकेटर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने, याद आप लोगों को मैंने बफर पढ़ाया था, एसिडिक बफर। तो अगर आप बच्चों को याद होगा तो एसिडिक बफर मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, एसिडिक बफर में मैंने कहा था वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सोल्ट, है ना। या फिर कहा था वीक एसिड और इसी का कॉन्जुगेट बेस। ये किसकी तरह काम कर रहे थे बेटा, बफर की तरह काम कर रहे थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, जो पीएच आया था वो कितना आया था, pKa+ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट या कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। यही तो किया था आप लोगों ने। इसी तरह से सोचो, अगर आपके पास इंडिकेटर है, क्या है बेटा, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर मैंने यहाँ पर ले लिया HIN, जैसे इंडिकेटर बच्चों मैंने ले लिया यहाँ पर HIN। तो ये कैसे टूट जाएगा, आईएन मतलब इंडिकेटर, H प्लस प्लस आई माइनस में, आईएन माइनस में। तो अगर मुझे इसका पीएच लिखना है बेटा, पीएच, तो पीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ। एसिडिक है तो pKa+ लो कंसंट्रेशन ऑफ आईएन माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI, ये पीएच हो गया। इसी तरह अगर मैं पीएच रेंज की बात करूं इसमें, इंडिकेटर में जैसे बफर रेंज आई थी ना, पीएच इक्वल टू क्या आया था बेटा, pK+-1। ऐसे इंडिकेटर में क्या होता है बेटा, रेंज क्या होती है, पीएच इक्वल टू, अच्छा ये pKIN कर देते हैं, इंडिकेटर का तो ज्यादा बढ़िया है, pKIN इंडिकेटर का है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, pKIN प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से इंडिकेटर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पीएच निकाल सकते हैं, है ना। तो ये कर सकते हो। फिनोक्सिलिन आपको समझ में आ गया, HPH कलरलेस और पिंक। मिथाइल ऑरेंज आपको समझ में आ गया बेटा, येलो और रेड, क्लियर है। और बेंजोनॉइड और क्यूनोनॉइड के बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेटर लिखे हैं, इनमें से जो काम के इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, जो अपने कोर्स में आपको याद करनी है। एक है मिथाइल ऑरेंज। तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है बेटा, उसका जो अगर पीएच रेंज देखोगे, किस रेंज में काम करता है, 3.1 से 4.4। अभी बताया ना मैंने, मिथाइल ऑरेंज एसिड मीडियम में कैसा कलर आता है, रेड। और बेसिक मीडियम में कैसा कलर आता है, येलो। आपको देखो, एसिड मीडियम में कैसा आया था, रेड। और बेसिक मीडियम में कैसा आया था, येलो। अभी तो पता है, रखने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, क्लियर है। एक मिथाइल रेड, जो मिथाइल रेड होता है बेटा, उसका पीएच रेंज कितना होता है, 4.4 से 6.2। इसका भी कैसा होता है, रेड और येलो। जो आपको लर्न करने हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ। एक है ब्रोमो थायोमिल ब्लू। इसका कितना होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी कर रहा हूँ मैं। 6.2 से 7.6 इसका येलो टू ब्लू होता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो यहाँ पर दूसरे से कर रहा हूँ। फिनॉल रेड, और फिनॉल रेड यहाँ पर क्या हो गया, 6.4280। और ये क्या हो जाता है, येलो टू रेड। और एक अपना हो गया फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज होता है 8 to 10। ये क्या हो गया, कलरलेस। और ये क्या हो गया, रेड। तो ऊपर वाले दो इंपोर्टेंट है अपने लिए, और नीचे वाले दो इंपोर्टेंट है, जो ये बताया ना। तो अगर आप लोग देख रहे हो मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड को बच्चों, आप लोग देख रहे हो, तो ये 7 से कम वाली पीएच के लिए बढ़िया है। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड 7 से कम पीएच वाली के लिए बढ़िया है ना। और अगर आप लोग देख रहे हो फिनोल रेड और फिनोक्सिलिन को, तो ये ऑलमोस्ट 7 से ज्यादा वाले के लिए अच्छे हैं। तो अगर अपना जो पीएच रेंज है जिसमें इंडिकेटर को काम करना है, वो 7 से कम हुआ, तो मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड ऐसे याद कर लो, 7 से कम वाले में, है ना। अब इनका पर्टिकुलर फिर हम लोग बाद में याद कर लेंगे, 3.1 से 4.14 और 4.4 से 6.2, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड आपको याद हो गया कि 7 से कम वाले में काम कर रहे थे, और फिनोल रेड और फिनोक्सिलिन 7 से ज्यादा वाले में काम कर रहे थे। ये क्या है, भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, है ना। एक और आपको पता है, लिटमस आपको पता है अपना। तो जो लिटमस होता है वो, उसका जो पीएच रेंज होता है वो 5.5 से 7.5 होता है। मैं नीचे लिख देता हूँ, जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर जिसे आपको कहते हैं, इसका पीएच रेंज कितना होता है, ऑलमोस्ट 5.5 से 7.5, है ना। तो एसिडिक मीडियम में तो कैसा कलर होता है, रेड। और बेसिक मीडियम में कलर हो जाता है बेटा ब्लू। बेसिक ब्लू, बेसिक ब्लू, है ना। बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है, ब्लू। और एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, रेड। तो ये आप लोगों को याद कर, अब देखो मिथाइल ऑरेंज मिथाइल रेड तो वैसे ही याद हो गया, रेड और येलो। एसिडिक में रेड
और बेसिक में येलो। फिनोल रेड उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, येलो और रेड। और फिनोक्सिलिन आपको पता है कलरलेस और पिंक कर लो रेड की जगह, ज्यादा बढ़िया है फिनोक्सिलिन, है ना। चलिए, अब देखो कैसे किस तरीके से काम आएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व की क्या बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग पहला यहाँ पर टाइट्रेशन, यहाँ पर क्या लिया है मैंने, देखो अगर आप देख पा रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ बेस। नीचे यहाँ पर क्या लिया है मैंने, वॉल्यूम ऑफ बेस। मतलब क्या कर रहा हूँ, ऊपर से मैं बेस डाल रहा हूँ बेटा। नीचे आपके कंटेनर में क्या है, एसिड, और ऊपर से क्या डाल रहा हूँ, बेस। अब एसिड बेस टाइट्रेशन करा रहा हूँ तो चार कॉन्सेप्ट बन सकते हैं बेटा। अगर मैं एसिड बेस टाइट्रेशन करा रहा हूँ तो चार कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। एक पहला कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सोचना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस किसका कॉन्सेप्ट बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। ऊपर से मैं बेस डाल रहा हूँ बेटा। फ्लास्क में क्या है, एसिड, याद है ना, अभी ऊपर करवाया था मैंने, फ्लास्क में एसिड और ऊपर से क्या डाल रहा हूँ, बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब पीएच लगभग 0 से 3 के बीच में होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच लगभग 0 से 3 के बीच में होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस है जो ऊपर से आ रहा है तो पीएच लगभग 11 से कितना होगा, 14। पीएच स्केल सभी को पता है ना, 0 से 14 तक होता है। 7 पर न्यूट्रल होता है। तो अगर पीएच जनरली 3 से कम है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, और पीएच जनरली 11 से ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच लगभग 0.3, 0 से 3 के बीच में, और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच 11 से 14 के बीच में, है ना। तो आपको बताना है कि इनकी अगर मैं टाइट्रेशन करूंगा ना बेटा, तो इनकी टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर सही होगा, पता है कितना आसान तरीका है। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 3 के बीच में, स्ट्रॉन्ग बेस 11 से 14 के बीच में, है ना। तो इनके बीच में क्या गैप बच गया, इनके बीच में गैप बच गया बेटा 3 से 11 वाला, है ना। तो इस पीएच रेंज में जितने भी इंडिकेटर आएंगे ना 3 से 11 वाले, वो इनकी टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हो। कितना आसान तरीका है ना। दूसरा सोचो, जैसे मैंने यहाँ पर देखो, ये लगभग 3 है और ये लगभग 11 है। तो लगभग ये देखो 3 से बच्चों 11 तक, है ना। ये कर्व बिल्कुल कैसा आ रहा है, सीधा आ रहा है। ये कर्व अगर आप लोग देख रहे हो 3 से 11 के बीच में एकदम क्या है बेटा, सीधा। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इक्वलेंस पॉइंट पर तो पीएच कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। तो आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो बस ये आप लोग देखेंगे जो रेंज होगी ना बीच वाली, उसमें ये ग्राफ इस तरीके से होगा। क्लियर है। अब देखो दूसरा किसका ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब दूसरा ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है ये वाला। पहला हो गया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। दूसरा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ऊपर से वीक बेस आ रहा है ना। तो ग्राफ देखते हैं हम लोग, तो नीचे स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो देखो एसिड की तो पीएच ऑलमोस्ट 0 से 3 के बीच में होगी। तो ये देखो ये एसिड वाला पोर्शन हो गया। और फिर न्यूट्रल होने के बाद पीएच ज्यादा हो जाएगी, बेस वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर बेस ऊपर से गिर रहा होगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा केस है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बच्चों क्या है, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 0 से 3 के बीच में, ठीक है। और दूसरा क्या है बताओ, वीक बेस। वीक बेस का क्या मतलब है, वीक बेस का मतलब होता है बेटा आपका लगभग पीएच हो गया आ, 8 से 11 के बीच में ले लो, 8 से 11 के बीच में, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या रेंज बना, ये रेंज बना बेटा आपकी जो इंडिकेटर काम कर सकता है वो बन गया 3 से और 8 तक के बीच का, है ना। या 7 तक के बीच का, कोई दिक्कत नहीं है ना। पीएच 7 से ज्यादा ही होगी, 7 से 11 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 7 ले लो, 7.1 से 11, है ना। तो लगभग जो रेंज बना है वो बना है 3 से 7 या 3 से 8 का, है ना। ये ग्राफ एक तो गलत दिए हुए हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ग्राफ कौन सा है बेटा, नीचे वाला है, ये नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का ग्राफ ये वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ये थोड़ा सही कर लेना, ग्राफ गलत दिया हुआ है ना। एसिड कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग, है ना। ये जो ग्राफ दिख रहा है मुझे ये वीक एसिड वीक बेस का दिखता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, इसमें कौन सा इंडिकेटर लेंगे जो 3 से 8 के बीच में होगा। देखो आप ग्राफ देखो, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो 3 से लगभग 7-8 के बीच में ही आ रही है ना। ये इंडिकेटर काम कर जाएगा यहाँ पर। तीसरा देखो, तीसरा अगर मैं देखूं
तो तीसरा हो जाएगा बेटा वीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। वीक एसिड लगभग क्या हो जाएगा, वीक एसिड का काम हो जाएगा लगभग 5 से 7 का, है ना। और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब 11 से 14 का। तो बताओ जो इंडिकेटर हम लोग लेंगे, वो इंडिकेटर कहाँ से कहाँ यूज करेंगे, लगभग वो हो जाएगा अपना 7 से एक तरह से 10 तक का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 6 से 10 तक का ऑलमोस्ट है ना, उसके आसपास का ही होगा। तो ये देखो ये पोर्शन 7 से 10 वाला दिख रहा है ना, सीधा आ रहा है। और लास्ट सोचो वीक एसिड वीक बेस, चौथा सोचो वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड मतलब 5 से 7, और वीक बेस मतलब 7 से 11 या 10 तक, 7 से 10 तक। अब बताओ इनके बीच में कोई रेंज आ रही है, नो रेंज, कोई रेंज नहीं आ रही है। तो बताओ इंडिकेटर चूज करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ग्राफ मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 3, स्ट्रॉन्ग बेस 11 से 14, तो उसके बीच का जो आ रहा है ना गैप, वो इंडिकेटर की तरह काम करेगा। तो 3 से 11 में देखो ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोल रेड, फिनोल्फथालीन, ये सब आ रहे हैं। तो कोई सा भी इंडिकेटर ले सकते हो। तो देखो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में देखो यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर आ गया है, नहीं एनी में लिख दूं मैं, एनी में कौन कौन से आ जाएंगे, कोई भी ले लो। कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज, या फिर मिथाइल रेड, या फिर कौन कौन से आ जाएंगे, फिनोल्फथालीन आ जाएगा या फिनोल रेड आ जाएगा, फिनोल रेड या फिनोल्फथालीन, है ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में देखो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आप खुद सोचो। वीक एसिड है, वीक एसिड है मतलब 5 से 7 के बीच में आ गया। और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब 11 से 14 के बीच में आ गया। तो कौन सा गैप खाली बच गया, 7 से 10 वाला। 7 से 10 वाले में देखो कौन सा आ रहा है, अपने काम का फिनोल्फथालीन आ रहा है, देखो आ गया ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तीसरा। अब आप खुद सोचो स्ट्रॉन्ग एसिड, सर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 0 से 3 के बीच में आ जाएगा। जितनी पीएच कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और वीक बेस है, वीक बेस मतलब 7 से और 9-10 के बीच में। तो अब बताओ 0 से 3 और 7 से 9-10 के बीच में। तो यहाँ पर 0 से 3 और 7 से 10 के बीच में है ना ये वीक। तो यहाँ पर ये गैप आ गया कितने का, 3 से 7 का। 3 से 7 में देखो कौन सा इंडिकेटर रहा, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, 3 से 7 के बीच में आ गया मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। और वीक एसिड वीक बेस के लिए क्या होगा बताओ, 5 से 7 हो जाएगा लगभग, और ये 7 से 10 हो जाएगा लगभग। कोई रेंज ही नहीं आ रही है, तो नो सुटेबल इंडिकेटर। कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, इन ग्राफ में एसिड को नीचे लिया है फ्लास्क में और बेस को ऊपर से डाल रहा हूँ। तो एसिड नीचे लिया है तो पीएच कम होगी ना, इसलिए ग्राफ नीचे से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन सोचो बेटा, अब मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, देखो एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज द पॉइंट एट विच इंडिकेटर चेंज कलर, है ना। एंड पॉइंट पर मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इंडिकेटर अपना कलर क्या हो जाएगा, चेंज। एंड एज इंडिकेटर वर्क ओवर स्मॉल रेंज ऑफ पीएच ऑफ इट, देखो यहाँ पर बहुत कम पीएच रेंज में तो काम कर रहा है। जैसे मिथाइल ऑरेंज है वो 3.1 से 4.4 में काम कर रहा है ना। इट मे नॉट बी एग्जैक्टली एट द इक्विवेलेंट पॉइंट, तो जनरली एग्जैक्टली इक्विवेलेंस पॉइंट पर ही वो आए, तो एक छोटा सा तो रेंज है ही ना जिसमें काम कर सकता है। अब देखो ये ग्राफ क्या है, अगर मैंने ऊपर क्या डाला, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है फ्लास्क में, तो क्या पड़ा हुआ बेटा, देखो यहाँ पर अगर मैं कर्व देखता हूँ तो कर्व में क्या है, जो फ्लास्क है आपका उसमें पड़ा हुआ है ऐसे, और ऊपर से डाल रहा हूँ बेटा मैं बेस। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर लिया नीचे वॉल्यूम ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस का क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ बेस लिया मैंने, ये बेस का वॉल्यूम है ना। तो बेस मतलब ऊपर से बेस डाल रहा हूँ। और फ्लास्क में कौन पड़ा हुआ है, एसिड पड़ा हुआ है। फ्लास्क में एसिड पड़ा हुआ है तो पीएच कम होगी, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है नीचे से, है ना। लेकिन उल्टा सोचो, जो फ्लास्क में पड़ा हुआ है ना वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। लेकिन उल्टा सोचो, अब उल्टा क्या सोचो सर, अब सोचो फ्लास्क में तो नीचे कौन पड़ा हुआ है, नीचे सोचो फ्लास्क में पड़ा हुआ है मान लो बेटा बेस, है ना। और ऊपर से क्या डाल रहा हूँ बेटा मैं, एसिड, एसिड। तो स्टार्टिंग में कौन पड़ा हुआ बेटा, बेस पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो नीचे मैंने क्या लिखा है ग्राफ में, वॉल्यूम ऑफ एसिड। वॉल्यूम ऑफ एसिड का मतलब जो ऊपर से डाल रहा हूँ, है ना। तो ऊपर से एसिड डाल रहा हूँ, लेकिन नीचे फ्लास्क में कौन पड़ा हुआ है, बेस। बेस पड़ा हुआ है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ऊपर से, और फिर कहाँ जाएगा नीचे। क्लियर है।
तो अगर मैं बेस डाल रहा हूँ ऊपर से, तो फ्लास्क में देखो क्या पड़ा है, फ्लास्क में एसिड पड़ा हुआ है ना, तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट करोगे। और फ्लास्क में अगर बेस पड़ा हुआ है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर से। तो इस तरीके से आप लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लगता है आप लोगों को तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग और आगे भी शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक भी कर सकते हैं ना। थैंक यू बच्चों। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर किया है।